गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने cDNA लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा, जीनोमिक लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा। हमने उसमें डिस्कस किए थे cDNA क्या होता है, कि mRNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज द्वारा जो डीएनए बनाया जाता है उसे cDNA कहते हैं। बात क्लियर है। फिर हमने देखा cDNA से कैसे लाइब्रेरी बनाई जाती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ाया था जीनोम क्या होता है, जीनोम के बाद जीनोमिक लाइब्रेरी कैसे बनाई जाती है। ठीक है, फिर हमने एक और टॉपिक डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर प्रोब, आणविक प्रोब। फिर हमने आणविक प्रोब के बारे में बताया था कि आणविक प्रोब का कार्य क्या है। तो मेनली आणविक प्रोब का जो कार्य है वो क्या है बेटा, कि हमारी वांछित जीन को पहचानने का काम है। हमारी वांछित जीन को पहचानने का काम है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लोनिक जीनोम के विश्लेषण की विधि। क्या बेटा, क्लोनिक जीनोम के विश्लेषण की विधि डिस्कस करेंगे आज हम। ठीक है, तो इस विधि को, इसमें कई तरह की विधि आती है। नंबर 1 आता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, देखो ना, इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा क्या होता है, वांछित जीन या हमारी जो हम चाहते हैं उन डीएनए खंडों को अलग करने के काम आता है। फिर हम क्लोनिंग तकनीक पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं ब्लॉटिंग तकनीक। क्लोनिंग तकनीक नहीं, ब्लॉटिंग तकनीक। क्या बेटा, ब्लॉटिंग तकनीक। ठीक है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये 3 प्रकार की होती है, सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग में क्या करते हैं, हम डीएनए की पहचान करते हैं। क्या करते हैं, डीएनए की पहचान सदर्न में। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में हम आरएनए की पहचान करते हैं। ठीक है, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग में हम क्या बेटा, प्रोटीन की पहचान, प्रोटीन के खंडों की पहचान करते हैं। मेरी बात समझ में आई। इसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का काम क्या होता है कि कोशिका के बाद मतलब पात्रे विधि द्वारा। क्या बेटा, पात्रे विधि द्वारा। पात्रे विधि द्वारा किसकी, पात्रे विधि का मतलब कोशिका के बाहर, कोशिका के बाहर बिना कोशिका को उपयोग में लाए हुए। क्या बेटा, बिना कोशिका को उपयोग में लाए हुए क्या करते हैं, वांछित जीन की संख्या बढ़ाना, वांछित जीन की संख्या बढ़ाना। ये हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे आरएफएलपी, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्रतिबंध खंड लंबाई बहुरूपता चित्रण। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट डिस्कस करेंगे हम फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। किसके बारे में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। बात मेरी बात समझ में आई। तो बेटा अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला अपन करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो देखते हैं हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। देखो बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है, फिर अपन दोबारा डिस्कस करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब क्लोनिक जीन को पहचानने की विधि है एक तरह से ये सारी। पहला करते हैं हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो बेटा, हमने क्या किया, हमारा एक कोशिका से डीएनए निकाला जिसमें हमारी वांछित जीन है। ये क्या डीएनए है, या ये कह सकते हैं वांछित जीन युक्त डीएनए है। क्या बेटा, वांछित जीन युक्त डीएनए है। तो इस वांछित युक्त डीएनए, ये हमारी मान लो वांछित जीन है, ये वाली। इस वांछित जीन युक्त डीएनए को हमने किससे काटा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। किससे काटा बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। तो हमें बहुत सारे डीएनए के छोटे छोटे खंड प्राप्त हुए। डीएनए के क्या प्राप्त हुए, खंड प्राप्त हुए। ठीक है, जिनमें हमारी वांछित जीन भी थी। क्या थी बेटा, वांछित जीन। ठीक है, या और भी बहुत सारी जीन हो सकती है। अब हमें इस वांछित जीन को या डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग अलग करना है। क्या करना है, अलग अलग। भाई ये एक टेस्ट ट्यूब में एक बिलियन के रूप में, तो बिलियन के रूप में ऐसा तो नहीं है कि इसको अलग से एक चिमटी ली और उठा लिया, ऐसे नहीं उठा सकते।
तकनीक यूज की जाती है उसे क्या बोलते हैं हम, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये क्या है, विश्लेषणात्मक विधि है जो कि सामान्यतः डीएनए खंडों को शुद्ध करके अलग करने के काम आती है। ये क्या है, विश्लेषणात्मक विधि है। जिसमें क्या होता है, डीएनए खंडों को अलग करने के काम आती है। देखते हैं क्या होता है। हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एक्चुअली ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक उपकरण आता है, और ये उपकरण कैसा होता है, ट्रे आती है ना अपनी चाइनी, इस प्रकार का एक उपकरण आता है। ठीक है, जैसे हमारी चाइनी ट्रे आती है, इस प्रकार का एक क्या आता है, उपकरण आता है। ऐसा एक उपकरण आता है। इसमें क्या होता है, हम एक जेल का यूज करते हैं। क्या करते हैं, जेल का यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं एगारोज जेल। एगारोज जेल, और ये एगारोज जेल कहां से मिलती है, समुद्री खरपतवार से। बेटा ये क्वेश्चन पूछ लेता है, एगारोज जेल कहां से मिलती है, समुद्री खरपतवार से। ठीक है, और इस जेल का कनेक्शन हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज की बैटरी से कर देते हैं। अब देखो हाई वोल्टेज की बैटरी से क्यों कर देते हैं भाई, हमारे पास क्या है, डीएनए के खंड हैं, और हम जानते हैं डीएनए के खंड कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इनमें क्या होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है। क्या होता है बेटा, ऋणात्मक चार्ज। अब जब ऋणात्मक चार्ज होगा तो ये किसकी तरफ भागेगा, प्लस की तरफ। किसकी तरफ, प्लस की तरफ। भाई माइनस चार्ज है तो ये किधर की तरफ भागेगा, प्लस की तरफ। किसकी तरफ भागेगा, प्लस की तरफ। तो इसी आधार पर हम क्या करते हैं, इनका उनको सेपरेट करते हैं। अब देखो बेटा, जिसकी लेंथ ज्यादा होगी, जिसकी लंबाई ज्यादा होगी, वो कम दूरी तक भागेगा, मतलब वो कम दूरी तक ही गति करेगा, और जिसकी लेंथ कम होगी वो ज्यादा दूरी तक भागेगा। इसी आधार पर हम अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, देखो कैसे। तो हमने क्या किया, इस प्रकार इसमें एगारोज जेल ले ली जो समुद्री खरपतवार से मिली है, और इसका कनेक्शन हाई वोल्टेज की बैटरी से हमने कर दिया है। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे दो कूप बनाते हैं। कूप मीन्स सिंपल सी क्या होती है, यहाँ से एगारोज जेल को काट लेते हैं। ठीक है, और इस एगारोज जेल को काट के इसमें हम क्या डाल देते हैं बेटा, हमारा डीएनए का सैंपल। इसमें क्या डालते हैं, डीएनए का सैंपल, मतलब जिसमें डीएनए खंडों का सैंपल। ये मतलब डीएनए खंडों का सैंपल मतलब इसमें वो डीएनए है जिन्हें हम अलग करना चाहते हैं, वो खंड है जिन्हें हम, इसमें वो खंड है जिन्हें हम अलग करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं बेटा, हाई वोल्टेज। तो बेटा होता क्या है पता है, जो बड़े आकार के होते हैं वो तो क्या करते हैं, कम दूरी तक गमन करते हैं, और जो छोटे आकार के होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक दूरी तक गमन करते हैं। किस तक, अधिक दूरी तक गमन करते हैं। बात समझ में। तो ये डीएनए खंड जो होते हैं, ये डीएनए खंड, तो ये किस प्रकार से, मतलब इनको अलग किस आधार पर किया जाता है, इनकी लंबाई एवं आणविक भार के ऊपर। क्या बेटा, आणविक भार के आधार पर। जिसकी लंबाई अधिक है या आणविक भार, ऐसे लिखते हैं आणविक भार को, आणविक भार अधिक है वो क्या करेगा, कम दूरी तय करेगा। क्या करेगा बेटा, कम दूरी तय करेगा। और जिसकी लंबाई कम है और मॉलिक्यूलर वेट भी क्या है, कम है, तो वो क्या करेगा, अधिक दूरी तय करेगा। अधिक दूरी तय करेगा। तो देखो बेटा, इसका मतलब क्या है, ये लंबे खंड है डीएनए के, तो इसलिए उन्होंने कम दूरी तय की, और ये छोटे खंड है ज्यादा दूरी तय की। बात मेरी क्लियर है। इसके बाद क्या करते हैं, देखो बेटा, इसके बाद क्या करते हैं हम, इस एगारोज जेल जब हम उसमें डालते हैं
तो इसमें हम कलर डालते हैं, डाई डालते हैं, उसे बोलते हैं इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड या कोई कह लीजिएगा एरोडियम ब्रोमाइड भी कहलाती है, एरोडियम ब्रोमाइड। ये क्या होती है, एरोडियम ब्रोमाइड क्या होती है बेटा, वैसे तो कलरलेस होती है, क्या होती है, कलरलेस, कोई कलर की नहीं होती है, पर जब इस डाई युक्त डीएनए को अपन यूवी लाइट में लाते हैं, किसमें लाते हैं, यूवी लाइट में, पराबैंगनी विकिरणों में, तो ये जो हमें डीएनए के खंड है ये नारंगी कलर के दिखाई देते हैं, ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं। कैसे देते बेटा, ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं। बात मेरी क्लियर है? तो इस प्रकार हम डीएनए खंडों का सेपरेशन कर सकते हैं, डीएनए खंडों का सेपरेशन कर सकते हैं। बात मेरी समझिए। अब मान लो हमारा ये है तो इसे इस प्रकार यहाँ से भी सेपरेट कर सकते हैं, बाकी इसे क्या साउदर्न ब्लॉटिंग भी करा सकते हैं, या नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करा सकते हैं, या वेस्टर्न ब्लॉटिंग करा सकते हैं। बात मेरी क्लियर है? दोबारा एक बार समझ लो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, विश्लेषणात्मक तकनीक है। इस तकनीक के द्वारा हम डीएनए के खंडों को अलग करते हैं, और डीएनए के खंड किस आधार पर अलग करते हैं, उनकी लंबाई और उनके आणविक भार के ऊपर। ठीक है, हम जानते हैं कि डीएनए के खंड पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये किसकी तरफ गति करेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, या पॉजिटिव की तरफ गति करेगा। ठीक है, यदि ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो किसकी तरफ गति करता है, नेगेटिव की तरफ। बात मेरी समझ में आई? पहले क्या करते हैं, डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा कट कर लेते हैं, तो हमें बहुत सारे खंड मिल जाएंगे, डीएनए के बहुत सारे खंड मिल जाएंगे। ठीक है, अब खंड मिल गए। अब इसके बाद क्या कहते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को इस जो ये उपकरण है इसको तैयार करते हैं, इसमें क्या करते हैं, एगारो जेल डालते हैं। ये ट्रे लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे एगारो जेल डालते हैं। ये एगारो जेल कहां से मिलती है, समुद्री खरपतवार से। बात समझी? और इसके साथ क्या डाल देते हैं, डाई डाल देते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड या इरोडियम ब्रोमाइड। बात में नहीं समझ में बेटा? डालने के बाद क्या होता है, जब ये डाल देते तो ये जम जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे हम दो कूप बनाते हैं, दो गड्ढे बनाते हैं इस जेल में, काट लेते हैं ऐसे जेल, तो गड्ढे बनाते हैं, और इसमें क्या होते हैं, जो डीएनए के खंड हैं उनका सैंपल हम इसमें डाल देते हैं। डालने के बाद हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब इसमें धारा प्रोवाइड कराते हैं, हाई वोल्टेज की धारा प्रोवाइड कराते हैं। तो बेटा देखो क्या होगा, डीएनए के अणु या डीएनए के खंड, इन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये धनात्मक है, मतलब धरायन की तरफ गति करने लगेंगे। तो धरायन की तरफ गति करेंगे तो जो बड़े वाले हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट का अधिक है, वो क्या करेंगे, कम दूरी तय करेंगे, और जो छोटे हैं वो ज्यादा दूरी तय करेंगे। तो इस आधार पर हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं, इस आधार पर हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। ये है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। दूसरी बात, ये इरिडियम ब्रोमाइड या इथिडियम ब्रोमाइड में ये बेटा कलरलेस होती है, पर ये क्या करती है, जब इसे अपन अल्ट्रावायलेट रेज में लाएंगे, मतलब पराबैंगनी विकिरणों के बीच, मतलब नीचे लाएंगे, प्रकार पराबैंगनी विकिरणों में हम देखेंगे, तो ये क्या हमें ऑरेंज कलर की दिखेगी, ये बैंड, मतलब डीएनए किस रूप में दिखेगा, बैंड के रूप में दिखेगा। किस कलर का, ऑरेंज कलर का। किस कलर का बेटा, ऑरेंज कलर का। तो ये है बेटा आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आती है ब्लॉटिंग टेक्निक। क्या आती है बेटा, ब्लॉटिंग टेक्निक। नेक्स्ट देते हैं ब्लॉटिंग टेक्निक। ब्लॉटिंग तकनीक में क्या होता है, हम डीएनए, पर्टिकुलर डीएनए खंड को पहचानते हैं। क्या बेटा, पर्टिकुलर डीएनए खंड को हम पहचानते हैं, या पर्टिकुलर डीएनए खंड या आरएनए खंड या प्रोटीन किसी को भी पहचानते हैं। यदि हम डीएनए खंड पहचानना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सर्दन ब्लॉटिंग करेंगे। क्या करेंगे बेटा, सर्दन ब्लॉटिंग। और यदि हम आरएनए को पहचानना चाहते हैं तो हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग करेंगे, और यदि प्रोटीन खंड को पहचानना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, वेस्टर्न ब्लॉटिंग करेंगे। क्या करेंगे बेटा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग करेंगे। तो ब्लॉटिंग के आधार पर क्या बेटा, ब्लॉटिंग मतलब
कौन कौन से पदार्थों को हम पहचानना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, या उन्हें उनकी लोकेशन देखना चाहते हैं, तो उस आधार पर इसको 3 भाग में बांटा है। सदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है बेटा, इसमें किसको पहचानते हैं, डीएनए को, इसमें किसको पहचानते हैं, आरएनए को, इसे कैसे पहचानते हैं, प्रोटीन, इसको बेटा प्रोटीन खंडों को पहचाना जाता है। मेरी बात समझ में आई? देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम एक झिल्ली का यूज करते हैं, मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं मेम्ब्रेन का। और किस किस की होती है वो, या तो नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन होती है, या तो क्या होती है, नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन होती है, या नायलॉन की मेम्ब्रेन होती है। इसको ऐसे नायलॉन की झिल्ली होती है। क्या होती है बेटा, नायलॉन की झिल्ली होती है। या तो क्या होती है बेटा, नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली होती है, और या फिर क्या होती है, नायलॉन की झिल्ली होती है। मेरी बात समझ में आ गई? अब देखो इसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहला मैं एक ही बताऊंगा सदर्न ब्लॉटिंग के बारे में ज्यादा डिटेल में। देखो बेटा क्या हुआ, हमने ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा क्या किया, डीएनए खंडों को अलग किया। क्या किया हमने, डीएनए खंडों को इस प्रकार हमने क्या किया, इन डीएनए खंडों को अलग किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। क्या किया हमने, डीएनए खंडों को अलग किया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन डीएनए खंडों को हम किस पर ट्रांसफर करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर। किस पे बेटा, नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर। अब इन खंडों को हम किस पे ट्रांसफर करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर। डीएनए खंडों को कहां करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर ट्रांसफर करते हैं। तो देखो ट्रांसफर कैसे करते हैं। पहले क्या होता है बेटा, इन डीएनए खंड, ये डीएनए खंड है ना यहाँ पे, ये क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। क्या बेटा, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए को क्या करते हैं हम, एल्केलाई मतलब क्षारीय माध्यम में जब इन्हें हम क्षारीय माध्यम से उपचारित करते हैं, तो ये किसमें जाते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। मतलब ये पहले तो ऐसा होता है डीएनए ATGC, ठीक है, इस प्रकार। बाद में क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ना, ये टूट जाते हैं और ये सिंगल स्टैंडर्ड में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं बेटा, सिंगल स्टैंडर्ड में बदल जाते हैं। बात मेरी क्लियर हो गई। इसके बाद क्या करते हैं हम, इसके ऊपर इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर क्या करते हैं, नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली ऊपर रख देते हैं। इसके क्या रख देते हैं बेटा, नाइट्रो सेलुलोज की झिल्ली रख देते हैं, या नायलॉन की झिल्ली रख देते हैं। झिल्ली रखने के बाद इसके ऊपर, इस नाइट्रोजन सेलुलोज झिल्ली के ऊपर हम क्या करते हैं, 6 और 7 परत टिश्यू पेपर की रख देते हैं। किसकी रख देते हैं, टिश्यू पेपर की। बात समझ में। और फिर क्या करते हैं हम, इसके ऊपर थोड़ा सा वजन रख देते हैं। क्या करते हैं, वजन रख देते हैं। ठीक है, देखो एक चीज और सुनो, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली रख दी। इसके बाद एक काम और करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं हम, इस पूरी ट्रे को या फिर इस पूरी जेल को हम किस में रख देते हैं, बफर सॉल्यूशन में रखते हैं। किसमें रखते हैं, बफर सॉल्यूशन में, बफर मीडियम में रखते हैं।
किसमें रखते हैं बेटा? बफर मिलियन में। उसके बाद क्या करते थे, इसके 6 से 7 परत टिश्यू पेपर की लगा देते हैं। किसी लगा देते हैं? टिश्यू पेपर की, या अवशोषण करने वाले पेपर की लगा देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा वजन रख देते हैं। क्या रख देते हैं बेटा? इसमें वजन रख देते हैं। बात नहीं, आप इसे 6 से 7 अवशोषित पेपर की लिखो। बात समझ में आई? अब देखो बेटा क्या होगा, ये हमने लगा दी यहाँ पे बफर मिलियन। क्या लगा दिए? बफर मिलियन। अब देखो बच्चों, मेरे बच्चों क्या होगा, ये बफर मिलियन ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा, ऊपर की ओर गति करेगा। मान लो ये ऐसे है, क्या बेटा? ये ऐसे, ये जेल रखी है, इसके ऊपर नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली रखी है, और ऊपर से कुछ हमने टिश्यू पेपर लगा दिए या कुछ टॉवल लगा दिए जिससे कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, और नीचे क्या? बफर सॉल्यूशन। अब ये बफर सॉल्यूशन ऊपर की ओर चढ़ेगा भाई, कैपिलरी एक्शन के द्वारा ऊपर चढ़ेगा। तो ये क्या करेगा, जेल पे जो डीएनए के रज्जु हैं या डीएनए के खंड हैं, उनको किस पे ट्रांसफर कर देगा? नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर। किस पे ट्रांसफर कर देगा? नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर। जब नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर ट्रांसफर करेंगे तो फिर क्या करेंगे? हम नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली को हटा लेते हैं। नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली को हटा लेते हैं। इसके बाद इस नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली को हटाने के बाद अब इस झिल्ली पर इन डीएनए खंडों को फिक्स करते हैं। क्या करते हैं? फिक्स करते हैं। तो हम क्या करते हैं? नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पर डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सिंगल से डीएनए खंडों को फिक्स करते हैं। फिक्स कैसे करते हैं? या तो हम इसे थोड़ा बहुत गर्म करते हैं, क्या कहते हैं? हल्का सा हीट देते हैं, इसको गर्म करते हैं। तो ये क्या होता है, ये जो डीएनए खंड है नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली पे आके फिक्स हो जाते हैं। इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद इस नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली को, इसके बाद इस नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली को देखो, डीएनए खंड है इसमें। मान लो हमें कोई पर्टिकुलर जीन पहचाननी है, पर्टिकुलर डीएनए खंड पहचानना है, तो हमें उसका क्या पता? सीक्वेंस पता है। क्या पता है बेटा? सीक्वेंस पता है। तो हम क्या बनाएंगे? उसका प्रोब बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? प्रोब बनाएंगे। तो हम क्या बनाते हैं? डीएनए प्रोब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डीएनए प्रोब। मैं भी बता दूंगा और डीएनए प्रोब क्या होता है। ये डीएनए प्रोब बनाते हैं। डीएनए प्रोब का क्या होता है? बिलियन बनाते हैं। और डीएनए प्रोब का क्या बनाते हैं बेटा? बिलियन। और इस बिलियन में इस नाइट्रोजन सेलुलोज की झिल्ली को डाल देते हैं। इस नाइट्रोजन सेलुलोज की झिल्ली को डाल देते हैं। बात समझ आई? तो ये डीएनए प्रोब ना, जहां इसको उसके पूरक न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, जहां इसके पूरक न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, वहां जाके ये जुड़ जाएगा। मतलब ये सिंगल स्टैंडर्ड है, तो ये प्रोब मान लो इस पर इसके क्या पूरक न्यूक्लियोटाइड है, तो यहां भी ये जुड़ जाएगा। बात समझे? और जुड़ने के बाद क्या कर लेगा? ये सिंगल स्टैंडर्ड किसमें बदल जाएगा? डबल स्टैंडर्ड में। बात समझ में? अब इस नाइट्रोजन सेलुलोज की झिल्ली को निकाल के हम क्या कहते हैं? इसका एक्सरे करते हैं। क्या करते हैं? एक्सरे। एक्सरे रेडियोग्राफी बोलते हैं इसे। क्या करते हैं बेटा? एक्सरे रेडियोग्राफी। एक्सरे रेडियोग्राफी करते हैं तो हमें क्या करता है? सारे जो इस फिल्म में जो आएगी, इसका जो फोटो बन के आएगा, उसमें सब पे क्या दिखेंगे? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए दिखेंगे, पर दो जगह क्या दिखेंगे? डबल स्टैंडर्ड डीएनए दिखेंगे, क्योंकि प्रोब क्या होगा हमारा? उससे अटैच हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। तो एक तो यहां अटैच हो जाएगा, एक इसका दूसरा खंड होगा, उससे भी ये अटैच हो जाएगा। तो इस प्रकार हम डीएनए को, हमारे डीएनए खंड को क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। एक वर्ड आ रहा है डीएनए प्रोब। मैं दोबारा समझा रहा हूं डीएनए प्रोब होता क्या है। देखो बेटा, मान लो डीएनए है ये A T Z C C A T T A C G G T A। इस प्रकार ये डीएनए खंड है।
अब ये मान लो कोई पर्टिकुलर जीन है, किसी भी हार्मोन को बनाने वाली जीन है, और ये क्या है, हमारे कंप्लीट डीएनए 2.2 मीटर जो डीएनए उसमें ये खंड है, और ये खंड कोई हार्मोन बनाने के लिए जिम्मेदार है, हार्मोन बनाने के लिए जिम्मेदार है। दोबारा सुनो, हमारा 2.2 मीटर डीएनए है और उसमें इतना सा डीएनए है जिसका सीक्वेंस ये है। हमें पता है ये सीक्वेंस, क्योंकि हमने ह्यूमन के, मानव के जितने भी जीनोम का सीक्वेंस कर रखा था, हमें पता है कि ये एक हार्मोन बनाने वाली जीन के सीक्वेंस है। अब बेटा ये 2.2 मीटर लंबे किसमें है, डीएनए में। तो इसे हम ऐसे आंखों से देख नहीं सकते, हम इसे किसी चीज से पहचान नहीं सकते, मतलब माइक्रोस्कोप में देखे तो हम पहचान नहीं सकते ये यहाँ पे। अब इस खंड की पहचान कैसे करते हैं, तो क्या करते हैं बेटा, इसको पहले हम सिंगल स्टैंडर्ड बना देते हैं। ऐसे ये सिंगल स्टैंडर्ड बना दिया हमने, तो मैं इन्हें थोड़ा थोड़ा दूर कर देता हूं। मैं एक स्टैंड तो ये बन गया और एक स्टैंड बन गया ये, टी ए सी जी जी टी ए। इस प्रकार हमने दो स्टैंड बना दिए, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा, हम एक आर्टिफिशियल डीएनए स्टैंड बनाते हैं, एक आर्टिफिशियल डीएनए स्टैंड बनाते हैं, कृत्रिम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनाते हैं। अब वो डीएनए इस प्रकार का बनाते हैं, भाई हमें पता है ए के सामने क्या है टी, तो उसका सीक्वेंस इसके आधार पर टी ए सी जी जी ए टी ऐसा होगा। इसके लिए तो ये बन गया, इसके लिए क्या बना लेते हैं, ये वाला बना लेते हैं, ए टी जी सी सी ए और टी। ऐसे हमने क्या बना लिए, ये कृत्रिम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना लिए। और इन कृत्रिम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को किससे टैग कर दिया हमने बेटा, रेडियो एक्टिव पदार्थों से। क्या बेटा, रेडियो एक्टिव पदार्थों से इसको भी टैग कर दिया, इनका ऐसा बैरियर बना लिया हमने। अब देखो बेटा, ये डीएनए, ये वाला कृत्रिम डीएनए तभी तो जुड़ेगा जब इसके पूरा न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, मतलब ऐसा डीएनए खंड मिले जिसपे क्या हो, टी ए सी जी जी टी और ए, तभी तो जुड़ेगा। तो बेटा इसको ये मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा नहीं जुड़ जाएगा, ये इस प्रकार से जुड़ जाएगा। देखो थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, इस प्रकार ये जुड़ जाएगा, ए टी जी सी सी ए और टी, इस प्रकार ये जुड़ जाएगा, टी ए सी जी जी टी और ए ए। जुड़ गया नहीं जुड़ गया। अब देखो बेटा, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है। जैसे ही हम इस डीएनए को एक्सरे रेडियोग्राफी के अंदर ले जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये चमकने लगेंगे, इनके जो फोटो आएंगे वो चमकीले आएंगे। तो हम पता लगा सकते हैं कि भैया ये वाला खंड और ये वाला खंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स तो हमें पता लग रहे हैं। अब इसके साथ जो जुड़ रहे हैं ये वाला खंड ये वाला खंड एक जीन है, जो हम जो चाहते हैं उस हार्मोन को बनाने वाली जीन है, तो इसे हम अलग कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सर्दन ब्लॉटिंग। क्या बोलते हैं बेटा, सर्दन ब्लॉटिंग। ऐसी नर्दन ब्लॉटिंग की जाती है आरएनए के लिए, और ऐसी वेस्टर्न ब्लॉटिंग की जाती है किसके लिए, प्रोटीन के लिए। मेरी बात समझ में आई है नहीं आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बात मेरी क्या समझ में आई। तो इस प्रकार हम ब्लॉटिंग तकनीक के द्वारा किसी जीन को पहचानते हैं, ठीक है। बाकी का अपन कल डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। कल अपन डिस्कस करेंगे बेटा पीसीआर के बारे में, आरएफआईडी के बारे में और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बेटा।